ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किसी पैराबोला पे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्पेशली जब हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो। यानी अगर पैराबोला हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है तो उस पे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखना है ये तो हमने देख लिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म में जो नॉर्मल का इक्वेशन हमने लिखा वो था y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब, एंड नॉर्मल फॉर्म में जो हमने लिखा नॉर्मल फॉर्म में ये इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए लिखा। लेकिन जैसा कि हमने टैंजेंट में भी देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी लिख सकते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखेंगे तो उस केस में ये नॉर्मल का इक्वेशन किस तरीके से चेंज होगा। तो देखिए, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अपना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिया तो इन दैट केस हमने देखा था कि ये और कुछ नहीं बल्कि x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गए हैं। तो मतलब x और y के रेस्पेक्टिव पोजीशंस आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने लिखा है उसमें भी हमारा क्या होगा, x और y का रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी इसका अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिखें, इसका अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिखें नॉर्मल का, ठीक है, तो वो और कुछ नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जो नॉर्मल का इक्वेशन लिखा था उसमें x और y के पोजीशंस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी इस बार ये इक्वेशन जो हमें कुछ दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, x प्लस टी वाई इज इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा। अब इसी को अगर हमें स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी पैरामेट्रिक फॉर्म को हम स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा कुछ बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/t, है ना, x प्लस 2a एंड प्लस at स्क्वायर, है ना। ये हमारा अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई माइनस 1/t, है ना। यानी हमारे पास t की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1/m। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को अगर हम यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारा यही नॉर्मल का इक्वेशन किस फॉर्म में मिल जाएगा, स्लोप फॉर्म में मिल जाएगा। तो यानी स्लोप फॉर्म में इसका हमारा इक्वेशन बन जाएगा, स्लोप फॉर्म, ये नॉर्मल का इक्वेशन हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a माइनस a बाई एम स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा किस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए। ठीक है, तो ये हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे वो हमने देख लिया। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। तो आइए एक पैराबोला बना लेते हैं। लेट अस से ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और लेट अस से ये हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से हुआ। ठीक है, दिस इज आवर पैराबोला। अब हम क्या चाहते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे पहले डिफाइन करें। तो अगर एक पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला लाई करता है,
लेट अस से ये पॉइंट है P x1, y1, ठीक है। तो क्लियरली अगर पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला लाई करता है तो यहां से कितने टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टैंजेंट्स। तो लेट अस से ये हमारे दोनों टैंजेंट्स हैं, एक टैंजेंट ये हुआ और लेट अस से दूसरा टैंजेंट कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये दोनों टैंजेंट्स पैराबोला को जहां टच करते हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? एक कॉर्ड मिलेगा, और ये कॉर्ड ही हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट P। यानी P पॉइंट का ये जो लाइन, लेट अस से इसको मैं ए बी बोलूं, तो ए बी जो लाइन होगा वो पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग इस पैराबोला पे क्या हो जाएगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आइए अब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालना सीखते हैं। तो लेट अस से इस पॉइंट A का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T1 है और पॉइंट B का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T2 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये T1 पे टैंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है और T2 पे टैंजेंट जो ड्रॉ किया है वो हमारा क्या हो रहा है? पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी अगर T1 और T2 के फॉर्म में x1 और y1 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये हमारा x1 जो हो जाएगा वो a T1 T2 और y1 जो हो जाएगा वो a टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें पहले से पता है। अच्छा, कॉर्ड का इक्वेशन भी हमने निकालना सीखा था, अगर याद करो आप, तो दो पॉइंट T1 और T2 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन हो जाता है 2x माइनस y टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 एंड प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे कॉर्ड का होता था। अब यहां पे हमें क्या करना है? T1 और T2 को रिप्लेस करना है इन फॉर्म ऑफ x1 एंड y1। तो क्लियरली यहां इस इक्वेशन से हम लोग T1 इंटू T2 की वैल्यू x1 बाई a बोल सकते हैं और इस इक्वेशन से T1 प्लस T2 की वैल्यू y बाई a बोल सकते हैं। तो ये वैल्यूज यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस y, T1 प्लस T2 के बदले में, इनफैक्ट ये y1 है तो y1 लिख लेते हैं, तो y इंटू y1 बाई a एंड प्लस 2a, यहां से T1 इंटू T2 के बदले में x1 बाई a हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ बन गया y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। ये इक्वेशन कहीं तो हमने देखा है, कहाँ देखा है? यानी यहां पे भी हमारा ये इक्वेशन कैसे बना कि y स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? y स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y1 से, और x को रिप्लेस कर दिया है x प्लस x1 बाई 2 से इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और याद करिए कि ये एक्सप्रेशन जो हमारा बनता था इसको हम t से रिप्रेजेंट करते थे, t से हम y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1 को रिप्रेजेंट करते थे। यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट with respect to point P, which is x1 comma y1, is given by t is equal to 0, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या हो जाता है? t is equal to 0। अच्छा, अब अगर इसी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करें, लेट अस से इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालने की कोशिश करें, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? और ये एरिया भी हम चाहते हैं कि x1, y1 के फॉर्म में निकले, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग पॉइंट P को हम x1, y1 न लेके a T1 T2, a T1 प्लस T2 लेके बनाते हैं, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ मॉडुलस ऑफ a T1 स्क्वायर
2a t1 1, a t2 square 2a t2 1 and a t1 t2 a t1 plus t2 1, ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट बड़ा सिंपल सा है, इसको तो हम एक्सपैंड कर ही सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये वैल्यू जो बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी a स्क्वायर बाई 2 t1 माइनस t2 होल क्यूब। ये डेल्टा आपका आ जाता है, लेकिन ये डेल्टा तो हमने t1 और t2 के फॉर्म में निकाला। हम चाहते हैं कि ये एरिया x1, y1 के बदले के फॉर्म में आए। तो हमने ये देखा कि हमारे पास t1 प्लस t2 की जो वैल्यू हुई थी वो y1 बाई a आई थी, और t1 इंटू t2 की वैल्यू जो आई थी वो x1 बाई a आई थी। ठीक है, और हमें चाहिए t1 माइनस t2 की वैल्यू। तो t1 माइनस t2, लेट अस से इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी t1 प्लस t2 होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2, है ना। यहां सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू बन गई y1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4x1 बाई a। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 बाई a स्क्वायर। ठीक है, और ये y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और कुछ नहीं बल्कि हमारा s1 है, तो दिस इज s1 बाई a स्क्वायर। तो t1 माइनस t2 होल स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, t1 माइनस t2 होल स्क्वायर की वैल्यू निकल गई तो t1 माइनस t2 होल क्यूब की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो t1 माइनस t2 होल क्यूब विल बी नथिंग बट s1 टू द पावर 3/2 अपॉन a क्यूब, है ना। ये वैल्यू आ गई हमारी t1 माइनस t2 होल क्यूब की। तो देयरफॉर जो एरिया हमारा बनेगा, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा, और ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई 2 s1 टू द पावर 3/2 अपॉन a क्यूब। यानी फाइनली जो एरिया हमारा बना वो s1 टू द पावर 3/2 अपॉन 2a बन जाता है। तो बड़ा सिंपल सा एक एरिया का भी फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। ये एरिया कौन सा एरिया है, जो पॉइंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से जो ट्रायंगल हमारा बना है, पॉइंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से जो ट्रायंगल बना, ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया हमारा हो जाएगा, जहां P पॉइंट हमारा x1, y1 है। इस ट्रायंगल का एरिया हमारा हो जाता है s1 टू द पावर 3/2 अपॉन 2a। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं, कॉर्ड विथ अ गिवन मिडिल पॉइंट। कॉर्ड विथ अ गिवन मिडिल पॉइंट। मान लेते हैं ये मिडिल पॉइंट हमारा x1, y1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। तो लेट अस से ये हमारा कुछ पैराबोला इस तरीके से है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है। लेट अस से ये मिड पॉइंट हमें P x1, y1 दिया हुआ है, और इसके एंड पॉइंट्स ये मान लेते हैं हम A t1 और B t2। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमें दिया हुआ है कि P जो है इस कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है। तो क्लियरली मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास x1 की वैल्यू हो जाएगी a t1 स्क्वेयर प्लस a t2 स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, और यहां से हमारे पास आ गया t1 स्क्वेयर प्लस t2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x1 बाई a। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई, और y1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2a t1 प्लस 2a t2 बाई 2, है ना। और यहां से अगर हम देखें तो t1 प्लस t2 की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें वो y1 बाई a मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है हमारे पास जो हमें हेल्प करेंगे t1 t2 को x1 और x2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। ठीक है, अच्छा,
ए बी का इक्वेशन हम लोग निकालना जानते हैं, कॉर्ड ए बी का इक्वेशन। तो ए बी का जो इक्वेशन T1 T2 के फॉर्म में होगा वो इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस वाई T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0, है ना। T1 प्लस T2 की तो वैल्यू हमें क्लियरली Y1 के फॉर्म में पता है। हमें क्या करना है, T1 इंटू T2 की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, हमें ये बात पता है कि 2T1 T2 जो होगा ये और कुछ नहीं बल्कि T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर होगा, है ना। यहां से सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू हमें पता है Y1 बाई ए, है ना, ये होल स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, एंड दैट इज 2x1 बाई ए। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू बन जाएगी y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास अब T1 प्लस T2 भी y1 के फॉर्म में पता चल गया और T1 इंटू T2 की भी वैल्यू x1 y1 के फॉर्म में पता चल गई। तो ये वैल्यूज हम ए बी के इक्वेशन में क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जो हमारा ए बी का नया इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2x माइनस वाई T1 प्लस T2 के बदले में हम y1 बाई ए लिख लेते हैं, है ना, और a टाइम्स ऑफ 2T1 T2 के बदले में हम लिख लेते हैं y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहां से एक a तो कैंसिल आउट हो चुका है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा 2ax माइनस y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास y1 माइनस 2ax इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। अच्छा, दोनों तरफ ना 2ax1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये अब इक्वेशन बन जाएगा y1 माइनस 2ax प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अब ये रिलेशन तो हम जानते हैं क्योंकि ये LHS और कुछ नहीं बल्कि T को रिप्रेजेंट कर रहा है और RHS और कुछ नहीं बल्कि S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1, y1, ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं t इज इक्वल टू S1 से। कुछ बातें ये जो हमने अभी पढ़ी हैं ये बाकी कोनिक्स के लिए भी ट्रू है, यानी कहने का मतलब कि ये एलिप्स के लिए भी ट्रू है और ये हाइपरबोला के लिए भी ट्रू है। कौन कौन सी चीजें? तो हमने पेयर ऑफ टैंजेंट्स का इक्वेशन लिखा था, पेयर ऑफ टैंजेंट्स का इक्वेशन आप याद करो। पेयर ऑफ टैंजेंट्स का इक्वेशन हमने लिखा था S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। फिर अभी अभी हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका इक्वेशन हमने लिखा t इज इक्वल टू 0 और कॉर्ड विथ अ गिवन मिडिल पॉइंट, कॉर्ड विथ अ गिवन मिड पॉइंट, और ये हमने क्या लिखा, t इज इक्वल टू S1। ये तीनों चीजें, ये तीनों इक्वेशंस बेसिकली एलिप्स के लिए भी ट्रू हैं, हाइपरबोला के लिए भी ट्रू हैं, और इनफैक्ट अगर आप याद करो तो ये सर्कल के लिए भी ट्रू हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये सारे कोनिक्स में यूज होता है, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। ऑलराइट, यहां पे एक और चीज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स सॉर्ट ऑफ हैं जो हमें काफी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व करने में। पहला रिजल्ट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पैराबोला दिया हुआ है, लेट अस से ये हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, और हमने एक कॉर्ड बनाया इस पैराबोला का कुछ इस तरीके से जो फोकस से पास होता है, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक फोकल कॉर्ड हो गया। तो ये जो फोकल कॉर्ड है
उसको अगर हम फोकस के रिस्पेक्ट में देखें तो दो पार्ट्स हो रहे हैं इसके। ये पार्ट मान लीजिए R1 है लेंथ, और इस पार्ट का लेंथ हमारा R2 है। तो हमारे पास एक बड़ा स्पेशल सा रिजल्ट हो जाता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/A। ठीक है, ये अगर हम याद रखें तो हमारे लिए ये क्या हो जाता है, बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। एक और चीज देखते हैं हम लोग, एक और रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग सा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये पैराबोला है, ठीक है, लेट अस से दिस इज आवर पैराबोला। ठीक है, हमने क्या किया, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से पैराबोला को थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। सपोज दिस इज आवर पैराबोला एंड दिस इज आवर लेटस रेक्टम। ठीक है, A,0 से पास करता है। तो हमने ये बात देखी थी कि लेटस रेक्टम के एंड्स पे अगर हम टैंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये टैंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, ये टैंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज -A,0 पे। ठीक है, अब अगर हम यहां पे नॉर्मल स्पीड ड्रॉ करेंगे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम पे, ठीक है, ये नॉर्मल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये नॉर्मल्स अगर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या होंगे, दोनों के दोनों नॉर्मल्स एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है, जैसे इस नॉर्मल का इक्वेशन अगर हमने लिखा तो याद करिए ये नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता था, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब, और इस पॉइंट के लिए हमारे पास t इज इक्वल टू क्या होता है 1, t इज इक्वल टू 1 यहां पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3a, है ना। आप क्लियरली x एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो तो y इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो ये पॉइंट आपका आ जाता है 3a,0। ठीक है, और एक और खास बात देखो कि ऑब्वियसली ये टैंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल आपका कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां पे एक बात देखो आप, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री ही होना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। तो क्लियरली आप एक बात तो बहुत आसानी से देख सकते हो, ये जनरल सेंस से भी हम बता सकते हैं कि ये लेंथ ऑफ टैंजेंट जो है और ये लेंथ ऑफ टैंजेंट जो है ये क्लियरली दोनों सेम होंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा शेप होता है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हों और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों। तो ये आपका जो शेप बनेगा, दिस शेप इज बेसिकली अ स्क्वायर। और इसको एक और बात से हम कंफर्म कर सकते हैं, कैसे, तो आपको पता है ये डायगोनल का लेंथ कितना है 4a, और ये डायगोनल का लेंथ 4a, और दोनों डायगोनल्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो रेक्टेंगल में तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते, डायगोनल्स किस केस में परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर के केस में। तो क्लियरली ये जो शेप आपका बनेगा ये एक स्क्वायर बन जाएगा, और आप चाहो तो इस स्क्वायर का एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ, देखिए एरिया क्या होता है, या तो साइड स्क्वायर हो जाता है या फिर हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाता है। तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स से निकाल सकते हैं, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, आपका दोनों डायगोनल का लेंथ 4a है, तो ये आपका बन गया 8a²। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर पैराबोला। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आया और इससे आपको सीखने को मिला तो काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको प्रमोट कीजिए, ताकि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट सबको फ्री में अवेलेबल हो पाए। ठीक है, इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग
और उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस से बेनिफिट ले सकते हैं। तो काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी प्रमोट कीजिए। थैंक यू।